सो स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है लोकतांत्रिक राजनीति का जो आपका पहला चैप्टर है, लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि बेसिक बातें बेसिकली इसमें हम समझेंगे कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों जरूरी है। अगर ये कंसेप्ट आप समझ जाएंगे तो किसी भी क्लास में जो लोकतंत्र का जो भी चैप्टर होगा अलग अलग हो सकता है, कुछ कंटेंट अलग हो सकते हैं, लेकिन एक बैकग्राउंड आपको समझ में आ जाना चाहिए जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कुछ याद रखने योग्य बातें जो हैं, मेन पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी लोकतंत्र को इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं। तो डेमोक्रेसी दैट मीन्स लोकतंत्र यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। इसको ध्यान रखेंगे, पेपर में भी आता है कि डेमोक्रेसी शब्द जिसका अर्थ होता है लोकतंत्र, तो वो यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया से बना है। इसमें डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का मतलब होता है शासन। इसका मतलब है डेमोक्रेसी का क्या अर्थ है, लोगों का शासन। डेमोस प्लस क्रेशिया, डेमोस मीन्स लोग और क्रेशिया मीन्स शासन। इसका अर्थ क्या हुआ, डेमोक्रेसी का मतलब हुआ लोगों का शासन और लोगों के शासन को ही हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। वेरी सिंपल, डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का क्या अर्थ है, लोगों का शासन। तो इसीलिए जब आप लोकतंत्र कहते हैं तो लोकतंत्र का मतलब ही है कि लोगों का शासन, जो कि डेमोस प्लस क्रेशिया शब्द से बना है, जिसमें डेमोस का अर्थ है लोग और क्रेशिया मतलब शासन। डेट मीन्स ओवरऑल इसका अर्थ हुआ लोगों का शासन। तो ये आपको क्लियर हो गया कि लोकतंत्र का क्या मतलब है। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। बिल्कुल, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब हम लोकतंत्र कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि शासक का चुनाव जो है वो जनता करेगी, क्योंकि जब अगर जनता ही भाग नहीं लगी तो लोकतंत्र हो ही नहीं सकता। तो जब आप लोकतंत्र कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि जनता अपनी सरकार चुनती है। तो लोकतंत्र है लोगों का शासन। लोकतंत्र ऐसी सरकार है जो लोगों की हो, लोगों के लिए हो और लोगों के द्वारा बनाई गई हो। ये कहना है अब्राहम लिंकन का। अब्राहम लिंकन ने एक डेफिनेशन दिया है, परिभाषा दिया है कि लोकतंत्र ऐसी सरकार है जो लोगों की हो, लोगों के लिए हो और लोगों के द्वारा बनाई गई हो। दैट मीन्स जो लोकतंत्र का ऐसी सरकार है लोगों के लिए, लोगों का और लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार, यानी कि डेमोक्रेसी इज ए पीपल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार। वही डेफिनेशन यहाँ दिया है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि कई बार पेपर में भी आता है कि ये जो वर्ड है या जो परिभाषा है किसने दिया है, कि लोकतंत्र लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार है। तो ये कहा है किसने, अब्राहम लिंकन। इसके अलावा लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होता है। जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होगा। किस होगा क्या कि हर व्यक्ति जो जिसकी उम्र, जैसे भारत की बात करें तो जिसकी उम्र 18 साल हो वो वोट दे सकता है बिना किसी भेदभाव के, जिसको भी चाहे। तो निष्पक्ष चुनाव होता है और स्वतंत्र होता है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपने जो भी लीडर है उसको चुनने के लिए, और निष्पक्ष रूप से बिना किसी भेदभाव के। तो ये भी इसकी विशेषता है लोकतंत्र की। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होता है। बिल्कुल, वन पर्सन वन वोट, एक व्यक्ति एक वोट एक वैल्यू। ये जो सीधा सा कंसेप्ट है, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। तो लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होता है। इसके अलावा लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों के आधार पर ही काम करती है। बिल्कुल, जो लोकतांत्रिक सरकार होगी वो संवैधानिक कानून, यानी कि उस देश में कोई ना कोई संविधान होगा और नागरिकों के अधिकार होंगे, उसी के आधार पर वो काम करेगी। बेसिकली बिना संविधान के तो देश चल ही नहीं सकता, तो इसीलिए कोई भी सरकार जो है वो उसी का पालन करते हुए चलेगी। तो वही कह रहा है कि लोकतंत्र जो है, लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों के आधार पर ही शासन करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, चीन की संसद को राष्ट्रीय जनसंसद संसद कहा जाता है। इसको याद रखेंगे, जो चीन की जो संसद है उसको कहते हैं राष्ट्रीय जन संसद कहा जाता है, चीन की संसद को। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का हक है। इसके जो अधिकार हैं, ये संसद ही देश का राष्ट्रपति नियुक्त करती है कि कौन देश का राष्ट्रपति होगा, कितने टाइम के लिए होगा। तो ये पावर वहाँ की संसद को है, जिसको राष्ट्रीय जनसंसद कहा जाता है। तो ये चीन का जो बेसिकली सिनेरियो है कि वहाँ पर उनकी सरकार कैसे चलती है और उसकी क्या व्यवस्था है। इसके अलावा और क्या होता है बेसिकली वहाँ पे, कि चुनाव लड़ने से पूर्व सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट दल से मंजूरी लेनी होती है। सरकार सदैव
कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति चाइना में चुनाव लड़ना चाहता है तो वो अपनी अलग सरकार नहीं बना सकता, अलग पार्टी नहीं बना सकता। यानी कि केवल एक ही दल है और वो है चीनी कम्युनिस्ट दल। यानी कि अगर आप चुनाव भी लड़ना है तो आपको चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर होना जरूरी है। अगर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी आपको परमिशन नहीं देगी तो आप अपनी अलग कोई पार्टी नहीं बना सकते, पार्टी तो खैर बना ही नहीं सकते, आप चुनाव ही नहीं लड़ सकते। मतलब एक ही वहां पर केवल वन पार्टी सिस्टम है और वो है चीनी कम्युनिस्ट दल। तो जो भी मेंबर जो चुनाव लड़ेगा इसके थ्रू ही चुनाव लड़ेगा, जो सरकार बनेगी इसी की बनेगी। या आपको जो भी राजनीतिक रूप से काम करना है तो इसका परमिशन जरूरी है, किसका? चीनी कम्युनिस्ट दल का। तो इसका मतलब कि सर्वे सर्वा सिर्फ एक ही पार्टी है, चीनी कम्युनिस्ट दल, जो पूरे चीन को चलाती है। और जो भी कोई नया मेंबर बनना चाहता है या कोई नेता बनना चाहता है तो उसका चीनी कम्युनिस्ट दल का मेंबर होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई ऐसा लोकतांत्रिक सिस्टम नहीं है कि आप अलग से कोई पार्टी बना लिए, अलग से सरकार बना लिए, अलग से कुछ भी, उसकी कोई फ्रीडम नहीं है। केवल एक ही दल है, चीनी कम्युनिस्ट दल, जो डिसीजन लेगा वही लेगा। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक सैनिक तख्ता पलट की। बेसिकली 1999 में करगिल वार हुआ था, उस टाइम जो ये जनरल परवेज मुशर्रफ था तो ये बेसिकली वहाँ का जो सेना है उसका हेड था ये। लेकिन बाद में ये तख्ता पलट करके और वहाँ पर राष्ट्रपति बन गया। और वर्तमान में यहाँ एक लोकतांत्रिक सरकार है। खैर चुनाव तो वहाँ होते हैं, लेकिन ये है कि हर जगह जहाँ भी चुनाव हो तो इसका मतलब कि ये नहीं है कि वो लोकतांत्रिक ही होगा, क्योंकि कई बार गलत तरीके से भी सरकार चुनकर आ जाती है। जैसे कि परवेज मुशर्रफ जो था वो सैनिक तख्ता पलट करके सरकार में आ गया, लेकिन वहां पर भी चुनावी सिस्टम है और लोग उसमें भाग लेते हैं। इसके अलावा यद्यपि लोकतांत्रिक सरकार की शासन प्रणाली सर्वोत्तम भी नहीं मानी जा सकती, फिर भी यह अन्य किसी भी शासन प्रणाली से बेहतर है। कमियां सभी शासन व्यवस्था में होती हैं, लेकिन फिर भी अगर देखें कि आखिर कौन सी शासन व्यवस्था जो है सबसे अच्छी है, तो अगर आप जितनी भी शासन व्यवस्था है, जैसे राजतंत्र हो गया या कोई तानाशाही जो सरकार हो गई या लोकतंत्र हो गया, तो इसमें आप देखेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार ही बेहतर है। हो सकता है इसमें भी कमियां हैं जो हम देखेंगे, लेकिन फिर भी उनकी तुलना में यही सरकार बेहतर है, क्योंकि इसी में जनता का पार्टिसिपेशन होता है और जनता अपनी सरकार बनाती है, अपने नेता चुनती है। ये अधिकार जो है वो लोकतंत्र में ही है, इसीलिए बाकी किसी भी सरकार से ये बेहतर है। इसके अलावा लोकतंत्र मात्र एक शासन का प्रकार या कुछ प्रकार की संस्थाएं ही नहीं है, बल्कि बेहतर अर्थों में यह एक ऐसा सिद्धांत है जो कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनाया जाना चाहिए। बिल्कुल, लोगों का व्यवहार लोकतांत्रिक हो सकता है, कार्य करने का तरीका लोकतांत्रिक हो सकता है, देश लोकतांत्रिक हो सकता है। तो जब तक देश में लोकतंत्र नहीं होगा तो लोकतंत्र के बाकी जो रूप हैं कहीं भी नहीं दिखेंगे। तो जब देश लोकतांत्रिक होगा तो वो चीजें किसी भी संस्था में या किसी भी जगह या किसी भी ग्रुप में देखी जा सकती हैं। तो वही कह रहा है कि लोकतंत्र मात्र एक शासन का प्रकार या कुछ प्रकार की संस्थाएं नहीं है, बल्कि बेहतर अर्थों में एक ऐसा सिद्धांत है जो कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनाया जाना चाहिए। यानी कि जो भी काम करें लोकतांत्रिक तरीका से करें कि उसमें सबका साथ और सबका विकास हो। तो ये बेसिकली हमने देखा कि ये लोकतंत्र के कुछ बेसिक बातें थी। अब हम देखेंगे कि लोकतंत्र की विशेषताएं क्या हैं, जो अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है और हर बच्चे को पता भी होनी चाहिए कि लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हैं। तो लोकतंत्र की विशेषताएं का मतलब ये है कि लोकतंत्र में कौन कौन सी बातें शामिल हैं। अगर वो आप लिख देते, जो पहले भी हमने देखा, जो कुछ पॉइंट्स देखे, तो बेसिकली वो भी लोकतंत्र की विशेषताएं थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर और क्लियर करेंगे कि लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हैं। पहला पहला देखिए यहाँ पर पॉइंट स्क्रीन पर, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में। बिल्कुल, लोकतंत्र में लोग वोट करते हैं, वोट करके अपने नेता को चुनते हैं, अपनी सरकार बनाते हैं और वही नेता जो है जनता के लिए फैसले लेते हैं और देश के लिए फैसले लेते हैं। तो प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में, क्योंकि वही इलेक्ट हुए हैं, लोगों ने उनको चुना है, तो फैसले वही लेंगे। सेकंड, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला और सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार। एक इसकी दूसरी विशेषता है लोकतंत्र की कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला होता है, कि हर व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, निष्पक्ष रूप से होता है, कोई इसमें धांधली ना हो, और सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार को अपनाया जाता है। हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, चाहे मेल हो, फीमेल हो, पढ़ा लिखा हो न हो, अगर वो 18 साल का है
तो वो वोट कर सकता है। तो वही होता है सार्वजनिक वयस्क मताधिकार। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का मतलब ये है कि जो भी कोई भी देश हो, जैसे भारत में 18 साल उम्र निश्चित की गई है कि 18 साल का कोई भी व्यक्ति हो जाता है तो वो वोट देने का अधिकारी हो जाता है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। सिर्फ वयस्क मताधिकार को ही स्वीकार किया गया है, इसके अलावा और कोई भेदभाव नहीं है। मेल हो फीमेल हो, पढ़ा लिखा हो ना हो, इस तरह से कोई भेदभाव नहीं है। बस ये है कि उसकी एज 18 साल होनी चाहिए तो वयस्क माना जाएगा और चुनाव में भाग ले सकता है। तो ये लोकतंत्र की हमारी एक विशेषता है। तीसरी जो एक बात है जो इसकी विशेषता है वो है एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। एक व्यक्ति एक वोट करेगा और जितने लोग वोट करेंगे सबके वोट की कीमत समान है। ऐसा नहीं है कि कोई बड़े पोस्ट पर है तो उसके वोट की कीमत ज्यादा है या उसको विशेष दर्जा दिया गया, ऐसा नहीं है। तो ये इस एक समानता स्थापित की गई है कि एक व्यक्ति एक वोट करेगा और सबके वोट की वैल्यू बराबर होगी। तो ये भी लोकतंत्र की एक विशेषता है। चौथी विशेषता क्या है? कानून का राज और अधिकारों का आदर। बिल्कुल, कि लोकतांत्रिक देश है तो कानून का राज होगा और अधिकारों का आदर किया जाएगा, सबके अधिकार सुनिश्चित होंगे। तो ये भी एक इसकी विशेषता है। पांचवी जो विशेषता है वो है शासन में भागीदारी का सबको समान अवसर। बिल्कुल, सबको समान अधिकार दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव में भाग ले सकता है, अपनी सरकार बना सकता है, नेता चुन सकता है और एक नेता के रूप में भी चुना जा सकता है। तो ये क्या है? लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। तो बहुत ईजी है, कभी भी अगर पेपर में आता है कि लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हैं तो ये बातों आपको याद रखनी है। कि इसमें जैसे कि हमने कहा कि लोकतंत्र की जो विशेषता देखा कि पहला जो देखा कि जो प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में, इसके अलावा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला और सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को स्वीकार किया गया है। इसके अलावा वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, एक व्यक्ति एक वोट और उसका मूल बराबर। इसके अलावा कानून का राज और अधिकारों का आदर। और एक और विशेषता क्या है? शासन में भागीदारी का सबको समान अधिकार। सबको अधिकार है शासन में भाग लेने का, अपने नेता चुनने का, नेता चुने जाने का, पार्टी बनाने का, अपने अधिकारों की डिमांड करने का। तो ये सारी बातें कहाँ होती हैं? लोकतंत्र में। तो ये इसकी विशेषता है। और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लोकतांत्रिक सरकार की प्रमुख विशेषताएं। हमने जितने विशेषताएं देखा उसके अलावा कुछ और भी विशेषताएं हैं। देखिए, फर्स्ट देखिए स्क्रीन पर, नागरिकों को भाषण देने व विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता। बिल्कुल, आप अपनी बातें रख सकते हो न्यूज़पेपर के माध्यम से, कोई बुक लिखकर या कहीं जनसभा करके आप भाषण दे सकते हो, लेक्चर दे सकते हो, ये आपको अधिकार है। वो इसलिए कि संविधान में आपको अधिकार दिए गए हैं, तब आपको सारे अधिकार मिलते हैं। लेकिन जहाँ लोकतंत्र है तो अधिकार तो मिलते ही हैं। तो ही नागरिकों को भाषण देने का व विचार व्यक्त करने का पूर्ण स्वतंत्रता। इसके अलावा आपको क्या और अधिकार दिए गए हैं? स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने की व्यवस्था तथा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जो कि हमने देखा, ये भी एक इसकी विशेषता है। और क्या विशेषता है? राजनीतिक दलों को स्वतंत्र रूप से काम करने की आज्ञा। बिल्कुल, जो राजनीतिक दल हैं उनको स्वतंत्र रूप से काम करने की आज्ञा। वो इसलिए कि जो जनता द्वारा चुनी गई पार्टी है, जनता द्वारा चुनी गई सरकार है, तो स्वतंत्र रूप से तो काम करेंगे ही, ऑन बिहाफ ऑफ पीपल, लोगों के बिहाफ पर, क्योंकि लोगों ने उनको चुना है। और क्या विशेषताएं हैं? व्यापारियों को व्यापारिक संघ स्थापित करने की पूर्ण स्वतंत्रता। बिल्कुल, जो भी व्यापारी हो व्यापारिक संघ बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता दी गई है क्योंकि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है जो कि संविधान में है। इसके अलावा प्रेस को पूर्ण आज़ादी, जो भी न्यूज़पेपर हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया जितने हैं, जो प्रेस है जो न्यूज़ देने का काम करते हैं, उनको भी पूरी आज़ादी है कि आप किसी से क्वेश्चन कर सकते हो, अपनी बातें रख सकते हो, जनता को जागरूक कर सकते हो, सरकार से क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो प्रेस को पूरी आज़ादी है क्योंकि ये भी आज़ादी हमारे संविधान में दी गई है। संविधान में क्यों दी गई है? क्योंकि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में है तो पूरा सिस्टम ही लोकतंत्र के अंडर में काम करता है और लोकतंत्र के लिए काम करता है, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था और ज्यादा मजबूत होती है। तो हमने जितने पॉइंट देखे सब क्या है? लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। तो आई थिंक और भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए और भी कुछ विशेषता देखते हैं। लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, और क्या क्या हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र क्यों बेटर है? वाई डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि लोकतंत्र जो है किसी भी दूसरी सरकार से बेहतर क्यों है? तो पहला पॉइंट और देखिए, शासन का अधिक जवाबदेही वाला रूप। बिल्कुल, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार है तो जवाबदेही इसकी ज्यादा है, क्योंकि 5 साल बाद दोबारा चुनाव होंगे और अगर सरकार जवाबदेह नहीं होगी तो हो सकता है सरकार चेंज हो जाए, कोई दूसरी सरकार आ जाए, इसीलिए इसकी जवाबदेही जरूरी है। सेकंड पॉइंट, बेहतर निर्णय लेने की संभावना। बिल्कुल, इसमें बेहतर निर्णय लेने की संभावना है क्योंकि जनता जो है, जो सही पर्सन होता है, जो सही नेता होता है, उसका चुनाव करती है, फिर वो मिलकर देश के लिए निर्णय लेते हैं।
देश के लोग क्या चाहते हैं उसके अनुसार निर्णय लेते हैं। सो बेहतर निर्णय लेने की संभावना किसमें होती है? लोकतंत्र में, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा विचार विमर्श किया जाता है, उसके लिए अवसर दी जाती है, तो इस बात की संभावना रहती है कि सही निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा इसकी क्या खास बात है? नागरिकों का सम्मान। बिल्कुल, नागरिकों का इसमें सम्मान होता है क्योंकि इसमें नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं और हर तरह के अधिकार नागरिकों को मिलते हैं, और सरकारें भी जो चुनी हुई उनका ध्यान रखती हैं। और क्या इसकी खास बात है? मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध। बिल्कुल, किसी भी प्रकार का अगर मतभेद होता है, टकराव होता है, तो बातचीत के द्वारा उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो बातचीत की संभावना कहाँ है? लोकतंत्र में है, बाकी और कहीं नहीं। तो यहाँ पर विचार विमर्श किया जा सकता है। हो सकता है इसमें टाइम लगेगा, लेकिन संभावना यहाँ पर है। गलतियों को सुधारा जा सकता है। और पांचवा पॉइंट जो है, गलतियों के सुधार के अवसर, कि अगर कहीं कुछ गलती हुई, सरकार चुनने में गलती हो गई, तो फिर बाद में भी आप दोबारा 5 साल बाद चुनाव में भाग लेकर सरकार को बदल सकते हो। तो गलतियों के में सुधार के अवसर। इसके अलावा सरकार अगर कोई निर्णय लेती है और उसको लगता है कि चेंज करना है तो किया जा सकता है, तो यहाँ पर अवसर है। तो गलतियों के सुधार का अवसर, तो ये संभावना कहाँ है? लोकतंत्र में। इसीलिए लोकतंत्र जो है किसी भी सरकार से बेटर है, किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है। तो आपने काफी सारी विशेषताएं देखी कि आखिर लोकतंत्र क्यों अच्छा है, लेकिन हर व्यवस्था में कुछ ना कुछ कमियां भी हो सकती हैं। तो लोकतंत्र के खिलाफ क्या तर्क दिया जाता है? ये अक्सर ये प्रश्न जो है पेपर में भी आता है कि लोकतंत्र में कमियां क्या है, या इसके विपक्ष में क्यों लोग बोलते हैं। तो विपक्ष में बोलेंगे मतलब कि उसकी कुछ कमी होंगी। देखते हैं पहला पॉइंट, बार बार नेता बदलने के कारण अस्थिरता की संभावना। बिल्कुल, जो लीडर अगर चेंज होते रहते हैं तो उससे सरकार में अस्थिरता आती है, फिर वो देश के लिए और राज्य के लिए ठीक नहीं होता। कई सारे काम रुक जाते हैं, कई कई काम, इंपॉर्टेंट काम स्थगित हो जाते हैं या टल सकते हैं। तो ये एक और देश के लिए भी ठीक नहीं होता। तो ये एक कमी है इसकी पहली। दूसरी, निरंतर विचार विमर्श के कारण फैसले में देरी। हाँ, ये बात सही है कि इसमें कई बार बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, काफी जल्दी निर्णय नहीं ले पाते। तो इसमें क्या होता है कि कई बार फैसले लेने में देरी होती है। तो इसका भी कारण क्या है कि अगर फैसला जब विचार विमर्श होता है तो यह है कि सही निर्णय तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन हाँ, देरी होती है तो देरी होने से और भी कई सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। तो निर्णय लेने में देरी होती है, ये इसकी कमी है। थर्ड पॉइंट, चुनावी प्रतिस्पर्धा के कारण भ्रष्टाचार की संभावना। बिल्कुल, हर नेता चाहता है, हर पार्टी चाहती है कि हम जीत जाएं, हम जीत जाएं। तो कई बार वो गलत तरीका से भी चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। तो वहीं करें, चुनावी प्रतिस्पर्धा के कारण भ्रष्टाचार की संभावना, इससे गलत प्रैक्टिस किए जाते हैं, चुनाव के गलत तरीके अपनाए जाते हैं, लोगों को गलत तरीका से अपने पक्ष में करने की कोशिश की जाती है, तो इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा चुनावी प्रक्रिया महंगी। बिल्कुल, काफी ज्यादा पैसा खर्च होता है। इलेक्शन कमीशन ने जो विधानसभा चुनाव है या लोकसभा चुनाव है, तो उसके एक क्राइटेरिया बना रखा है कि पैसा कितना खर्च करना है, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि अक्सर नेता जो है होते हैं, लोग बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। तो ये इससे क्या होता है, चुनावी प्रक्रिया काफी ज्यादा महंगी हो जाती है। इसके अलावा सामान्य लोगों को सरकार चुनने का फैसला लेने में कठिनाई। बिल्कुल, कि एक और कमी यह है कि सामान्य आदमी कई बार डिसाइड नहीं कर पाता कि कौन सी सरकार बेटर है, क्यों चुना जाए। तो ये थोड़ी सी कठिनाई हो जाती है। तो वही कह रहा है कि सामान्य लोगों को सरकार चुनने का फैसला लेने में कठिनाई। तो ये तो खैर व्यक्ति की सूझबूझ पर निर्भर करता है कि जिसको वो पसंद करता है उसको चुन सकता है। चलिए, जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की ऊपर, तो अब इवैल्यूएशन का टाइम है कि हमने जो पढ़ा उसके आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर करेंगे, जिससे कि कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि किसी अलोकतांत्रिक देश का कोई एक लक्षण लिखिए। तो अलोकतांत्रिक अगर है तो पहली बात कि वहाँ पर जो प्रतिनिधि होंगे वो जनता के द्वारा नहीं चुने जाएंगे, और दूसरा कि सबको समान अधिकार नहीं होगा। तो अलोकतांत्रिक होगा वो देश। दूसरा क्वेश्चन देखिए, उस नेता का नाम बताइए जिसने जर्मनी में तानाशाही सरकार की स्थापना की। तो जर्मनी में जिसने तानाशाही सरकार की स्थापना की वो था हिटलर। इसका आंसर होगा हिटलर। अगला प्रश्न देखिए कि किसी एक देश का नाम बताइए जो अलोकतांत्रिक नहीं है। जो अलोकतांत्रिक नहीं, जो लोकतांत्रिक नहीं है, उस देश का नाम बताना है। तो वो है चीन। चीन जो है लोकतांत्रिक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एक ही पार्टी है। और अगर लोकतांत्रिक होती तो वहाँ पर मल्टीपल पार्टी सिस्टम होता है, यानी कि बहुत सारी पार्टियां होती है, लोगों को बहुत सारे अधिकार और ऑप्शन होते हैं, जो कि वहाँ नहीं है। तो चीन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को कैसे परिभाषित किया है। तो अब्राहम लिंकन ने कहा है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा संचालित सरकार है, जो कि हमने पहले देखा था। जो हमने टॉपिक पढ़े तो शुरू में ही आया था कि अब्राहम लिंकन ने क्या परिभाषा दी है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा संचालित सरकार है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान में सैनिक तख्तापलट की? सैनिक तख्तापलट जैसे मैंने बताया था, इसका आंसर होगा ग, जनरल परवेज मुशर्रफ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए? तो लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए? जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास, क्योंकि लोकतंत्र में पावर जनता में होता है। जनता चूंकि अपना प्रतिनिधि चुनती है, तो इसीलिए अंतिम निर्णय लेने की शक्ति भी जनता के प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में केवल शासक दल ही चुनाव लड़ सकता है? तो इस केवल शासक दल चुनाव किस देश में लड़ सकता है? चीन में। इसका सही आंसर होगा चीन। जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है उसी को केवल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, सऊदी अरब में समाज के किस वर्ग को वोट डालने का अधिकार नहीं था? किसको वोट डालने का अधिकार नहीं था? तो इसका आंसर होगा घ, महिलाएं। इनको वोट डालने का अधिकार नहीं था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा लोकतांत्रिक कार्य है जो लोकतंत्र को सपोर्ट करता है? तो इसका पहला ऑप्शन है स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी सही है। समानता का अधिकार, ये भी सही है। निष्पक्ष चुनाव, ये भी सही है। और घ, ऊपर के सभी। तो घ आंसर सही होगा, क्योंकि स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, समानता का अधिकार भी और निष्पक्ष चुनाव भी है। अगला प्रश्न जो है, तो यहाँ पर बेसिकली मैचिंग करना है, मैच करना है। तो पहला जो ऑप्शन है फिजी, फिजी के साथ हम किसको मैच करेंगे? तो फिजी के लिए जो भी हमारे पास ऑप्शन दिए गए तो उसमें होगा मूल निवासियों के वोट का मूल्य अधिक। तो यहाँ मूल निवासियों के वोट का मूल्य अधिक, यहाँ पर ऐसा प्रावधान है कि वहाँ के जो मूल निवासी हैं उनके वोट का मूल्य अधिक होगा और बाकियों का कम होगा। अगला ऑप्शन है नेपाल, तो नेपाल के साथ क्या ऑप्शन होगा? इसका होगा कि राजा ने अपने अधिकार छोड़ने पर सहमति दी। तो नेपाल के साथ मैच करेंगे, राजा ने अपने अधिकार छोड़ने पर सहमति दी। चीन, चीन के साथ राष्ट्रीय जनसंसद, चीन की जो बेसिकली जो संसद है उसका क्या नाम है? उसका नाम है राष्ट्रीय जनसंसद। तो ऐसे मैच कर देंगे। उसके बाद है चिले, चिले के साथ मैच करेंगे सैनिक तानाशाही की समाप्ति, सैनिक तानाशाही की समाप्ति। उसके बाद है सीरिया, तो सीरिया का हो जाएगा जो एक ऑप्शन बचा बाथ पार्टी, तो बाथ पार्टी सीरिया के साथ मैच कर देंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, रिक्त स्थानों को भरिए। क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्था से डैश मानी जाती है? तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्था क्या मानी जाती है? बेहतर, बेहतर, अच्छी लिख सकते हो। तो बेहतर सही ऑप्शन है, बेहतर मानी जाती है। उसके बाद है अगला देखिए, इस तरह के प्रश्न जैसे मैंने बताया कि हमेशा पेपर में आते हैं कथन और कारण वाले, 4 प्रश्न तो आते ही आते हैं, तो इसीलिए इसको समझेंगे। तो जब आप टॉपिक पढ़ लेंगे, उसको आसानी से समझ लेंगे, तो आंसर देना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन ये है कि टॉपिक समझना है, क्योंकि जो प्रश्न होते हैं तो बेसिकली जब इसको आप समझेंगे तभी आंसर दे पाएंगे। तो ये देखिए कथन क्या कह रहा है, कथन कह रहा है कि किसी देश में महिलाओं को मताधिकार न देना अलोकतांत्रिक है। बिल्कुल सही है कि अगर आप महिलाओं को मताधिकार का अधिकार नहीं दे रहे हो तो क्या है? अलोकतांत्रिक है, मतलब लोकतांत्रिक नहीं, सही है। उसका कारण क्या है कि लोकतंत्र नागरिकों के सम्मान में वृद्धि करता है, ये भी सही है। तो इसके अनुसार चूंकि दोनों सही हैं, तो हम जाएंगे ऑप्शन जो है बेसिकली हमारे पास, जिसके साथ हम इसको मैच करेंगे, तो वो है बेसिकली कि 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए पहला ऑप्शन जो है कि कथन ए और कारण दोनों सही है, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। तो हम ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, क्योंकि जो हमने दोनों सेंटेंस पढ़े तो उससे ही पता चलता है कि दोनों सही है और एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। तो यही कह रहे हैं कि कथन ए और कारण आर दोनों सही है, और कारण आर जो है कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो ये ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो बेसिकली मुझे उम्मीद है कि आप ये टॉपिक अच्छे से समझ गए होंगे। बहुत इजी है, कोई ज़्यादा इसमें बड़ी बड़ी बातें नहीं है। बेसिक कंसेप्ट लोकतंत्र के बारे में पढ़ना कि लोकतंत्र क्या है और क्यों जरूरी है, और क्यों बाकी किसी गवर्नमेंट से बेटर है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, बेसिकली हमने इसमें डिस्कस किया। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप ये चैप्टर अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।